आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक का। ये कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक है जिसमें हम संज्ञा का अध्ययन करेंगे। संज्ञा के विषय में तो आप सभी को पता होगा, तो चलिए जानते हैं और कुछ इस पाठ से। ठीक है, तो संसार में जो भी वस्तुएं गणनीय, अगणनीय, दृश्य या अदृश्य हैं, उन सभी का कोई ना कोई नाम है। क्या है? नाम। नाम से ही व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों या भावों की पहचान होती है। तो दिए गए वाक्यों को पढ़िए और समझिए। विजय घर जा रहा है, पुस्तकालय में पुस्तकें रखी हैं, खरबूजे में मिठास नहीं है। तो आपने देखा ऊपर दिए गए वाक्यों में आए रंगीन शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को दर्शा रहे हैं, यानी कि किसी न किसी के भाव ये नाम हैं। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी संज्ञा हैं। तो हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नामों का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, संज्ञा के निम्नलिखित लक्षणों की पहचान हो सकती है। पहले वस्तु के नाम। तो वस्तु क्या क्या हो सकती हैं? कुर्सी, फूल, झूला, हल, रेडियो आदि। अब है प्राणियों के नाम। गाय, मोर, हाथी, कछुआ, मच्छर आदि। व्यक्तियों के नाम। माँ, अध्यापिका, राष्ट्रपति, चौकीदार आदि। स्थान के नाम। मध्य प्रदेश, गांव, शहर, पटियाला आदि। भाव के नाम। अच्छाई, सुंदरता, महंगाई, उतार, दयालुता आदि। तो ये सब क्या है? ये किसी न किसी के नाम हैं। अब देखिए संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा भाववाचक। तो सबसे पहले अध्ययन करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा का। तो जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के बारे में बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आइए उसके बारे में देखते हैं। जैसे जयपुर को पिंक सिटी भी कहते हैं। महेंद्र सिंह धोनी भारतीय टीम के कप्तान हैं। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। तो ये सभी किसके उदाहरण हैं? ये सभी हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण। तो जयपुर, इंदिरा गांधी, भारत, महेंद्र सिंह धोनी, तो ये क्या है? किसी व्यक्तिवाचक। तो जब हम किसी व्यक्तिवाचक के बारे में कहते हैं तो इस प्रकार से उनके नाम होते हैं। अब है जातिवाचक। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? तो किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति या वर्ग के बारे में बताने वाले शब्द। समझ में आ गया? किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का जो बोध कराते हैं उसको हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जैसे फल लाकर मेज पर रख दो, मैं समय से पर विद्यालय जाता हूँ, हरे मैदान में पशु चर रहे हैं। तो ये सभी क्या हैं? फल, मेज, विद्यालय, मैदान, पशु, ये सब हैं जातिवादी, यानी कि पूरे समूह का बोध करा रहे। फल है तो सभी फल हैं, ना तो उसका नाम है कोई आम अमरूद नहीं लिखा है, फल है। मेज है तो सभी मेज हैं। तो जब हम सभी समूह का वर्ग का बोध कराते हैं तो वो कहलाती है हमारी जातिवाचक संज्ञा। अब ध्यान रहे, जातिवाचक संज्ञाओं को गिना जा सकता है, यानी कि ये गणनीय हैं। अब है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा को कैसे परिभाषित करेंगे? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान आदि के भाव, गुण, दशा, स्थान या अवस्था के बारे में। तो इन सब के बारे में जो बताता है, बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। जैसे हमें मिलजुल कर भ्रातृत्व भाव से रहना चाहिए। तो भ्रातृत्व क्या हो गया? भाववाचक। नम्रता, सरलता, सज्जनता मनुष्य की पहचान है। तो ये सब क्या है? भाववाचक। स्वतंत्रता सभी को प्रिय है, परतंत्रता किसी को भी नहीं। तो स्वतंत्रता और परतंत्रता ये भी भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो इन सभी वाक्यों में, यानी कि जितने भी रंगीन वाक्य हैं, वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? भाववाचक संज्ञा की। तो ये सभी क्या हैं? भाववाचक संज्ञाएं। अब देखिए इसमें भी ध्यान देने योग्य बातें हैं। तो भाववाचक संज्ञाओं को गिना नहीं जा सकता, यानी कि हम इनको गिन नहीं सकते हैं, ना हम इनको देख सकते हैं, हम इनको महसूस करते हैं। तो इन्हें केवल महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता है। और ये सदैव एक वचन में प्रयोग होती है। तो किस में प्रयोग होती है? सदैव एक वचन में। अगर इनका प्रयोग बहुवचन में करो तो ये जातिवाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। समझ में आ गया? अगर बहुवचन में करेंगे तो क्या बन जाएंगी? जातिवाचक। जैसे आज बहुत गर्मी है, तो क्या है? भाववाचक संज्ञा है। हम गर्मियों की छुट्टियों में गोवा जाएंगे, तो गर्मियों यानी गर्मियों की छुट्टियां होंगी, तो जातिवाचक। अब है भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, क्रिया और विशेषण से बनाई जा सकती है। तो किससे बनाई जा सकती हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और क्रिया एवं विशेषण से। तो इन सब से क्या बनाई जा सकती हैं? भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए, अंग्रेजी भाषा के प्रभाव के कारण कुछ विद्वान संज्ञा के 2 और भी भेद मानते हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञा का कहा जाता है, जैसे कि द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले द्रव्यवाचक, जिन संज्ञा शब्दों से किसी
द्रव्य या पदार्थ या नापने या तोलने वाली वस्तु का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। आइए द्रव्यवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण देखिए। जैसे बच्चे को दूध पिलाओ, तो दूध क्या है? द्रव्य है। आज मूंग की दाल बना दो, तो मूंग की दाल यानी कि जो दाल है वो भी द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगी। कार में पेट्रोल भरवा कर ले आओ, तो पेट्रोल भी आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। अब इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, इनका प्रयोग एक वचन में ही होता है, ये गणनीय नहीं होती, तो इनकी गणना नहीं की जा सकती। अब है दूसरी समूहवाचक संज्ञा। तो जो शब्द किसी समूह अथवा समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण हैं। भारतीय सेना शस्त्रों से सुसज्जित है। मेरे परिवार के सभी सदस्य मिलनसार हैं। दिनों दिन आपराधिक गिरोह बढ़ते जा रहे हैं। अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग कैसे होता है। तो कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं भी जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग की जाती हैं। कुछ व्यक्ति अपनी विशेषताओं के कारण अत्यंत प्रसिद्ध हो जाते हैं, वे उस गुण या विशेषता के पर्याय बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के समान प्रयोग होता है। जैसे श्रवण पितृभक्ति के लिए जाने जाते हैं, तो श्रवण किसके लिए जाने जाते हैं? पितृभक्ति के लिए। और इस कलयुग में भी स्वर्ण कुमारों की कमी नहीं है, तो इसका प्रयोग कैसे हो गया? जातिवाचक संज्ञा। आप नहीं जानते हैं कि यह नगर तो दानवीर कर्णों का है, तो कर्ण किसके लिए प्रसिद्ध है? दान के लिए। अब है जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। तो कभी कभी जातिवाचक संज्ञा व्यक्ति विशेष के लिए भी प्रसिद्ध हो जाते हैं तथा वे जातिवाचक होकर भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे मदर शब्द मदर टेरेसा के लिए, पंडित शब्द जवाहरलाल नेहरू के लिए, महात्मा शब्द महात्मा गांधी के लिए रूढ़ हो गया है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। पंडित जी ने लाल किले पर झंडा फहराया। मदर जीवन भर गरीबों की सेवा करती रही। अब है भाववाचक संज्ञाओं की रचना। तो कुछ शब्द मूल रूप से भाववाचक संज्ञा होते हैं, जैसे प्रेम, दया, क्षमा आदि। तो कुछ भाववाचक संज्ञाएं अन्य शब्दों जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अवयव से बनती है। और भाववाचक संज्ञा बनाते समय शब्दों के अंतर में प्राय, पन, त्व, ता आदि प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए भाववाचक संज्ञाओं की रचना कैसे होती है। जातिवाचक संज्ञाओं से, सर्वनामों से, विशेषणों से, क्रियाओं से और अवयवों से। अब है जातिवाचक संज्ञा भाववाचक से बनाना। तो जातिवाचक भाववाचक कवि कवित्व, भ्रातृ भ्रातृत्व, युवा यौवन, मित्र मित्रता, दानव दानवता, देव देवत्व, सज्जन सज्जनता। अब है सर्वनाम से पराया परायापन, स्व स्वत्व, गम मम ममत्व। विशेषण से भाववाचक संज्ञा, कड़वा कड़वाहट, मीठा मिठास, खूबसूरत खूबसूरती, विद्वान विद्वत्ता, सफ़ेद सफ़ेदी, प्यासा प्यास, गरम गर्मी, डर डरावना, पंडित पांडित्य, योग्य योग्यता। क्रिया से भाववाचक हार हारना, हारना हार, चढ़ना चढ़ाई, पढ़ना पढ़ाई। अव्यय से भाववाचक संज्ञा, समीप समीपता, धिक धिक्कार, मना मनाही। तो इस प्रकार से हमने इसमें क्या जाना है, आज इस पाठ में क्या पढ़ा? संज्ञा का अर्थ। तो संज्ञा का अर्थ क्या है? नाम या पहचान। अब देखिए ये संज्ञा क्या होती है? किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के भेद कितने होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष नाम, वस्तु या स्थान का बोध कराती है। जातिवाचक संज्ञा वर्ग या जाति का बोध कराती है। भाववाचक संज्ञा गुण, दशा, अवस्था का बोध कराती है। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनती है, जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से, विशेषण से और अव्यय से। तो कुछ विद्वान संज्ञा के 2 भेद भी मानते हैं, जैसे द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो आशा करती हूँ पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यदि समझ में आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, ताकि लगातार आपको हिंदी व्याकरण के पाठ प्राप्त होते रहें।